हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। जैसा आपको मालूम है, अलग अलग तरीके की मैं सीरीज़ लेकर आता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं लगातार मेरे पास कि नौकरी कब लगेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बच्चों की एज काफ़ी हो गई है मगर उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो एस्ट्रोलॉजिकली हम इस चीज़ को किस तरीके से देखेंगे, मैं आपको बहुत ही एक सटीक टेक्निक यहाँ पर बता रहा हूँ। दशा और अंतरदशाओं का खेल आपने काफ़ी देखा होगा, और आप YouTube चैनल्स पर या जो भी आपको टीच करते हैं वो बताते होंगे कि इन इन दशाओं में नौकरी लगती है। मगर मेरी जो भी टेक्निक्स होती हैं वो औरों से थोड़ा अलग होती हैं और काफ़ी रिसर्च के बाद ही मैं लेकर आता हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही एक्यूरेट टेक्निक है। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज़ 100% होना तो संभव नहीं है, मगर आज जो मैं टेक्निक बताऊंगा बहुत एक्यूरेट है, आप लगा सकते हैं और ये बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी फर्स्ट सैलरी मिली थी उससे मिला लेना, ये सारे जो भी मैं आपको कंसेप्ट यहाँ पे बताऊंगा वो अप्लाई होंगे। और यदि आपकी जॉब नहीं लगी है और आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं तो आप अपनी कुंडलियों पर लगा कर देखें, आपको पता चल जाएगा आपका जॉब कब मिलेगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका ओनली फैक्ट बेस्ड चैनल है यूट्यूब के ऊपर। जो भी यहाँ पर मैं बताऊंगा बिल्कुल 100% फैक्ट होंगे, किसी बुक से होगा, किसी आपका ग्रंथों से होगा, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। शुरू करते हैं। बेसिकली जॉब के दो कंपोनेंट होते हैं। जॉब मतलब नौकरी लगना, या जो भी हम प्रोफेशन करते हैं उसका पर्पस होता है अर्निंग। तो जॉब और अर्निंग को आप सेपरेट नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है कि जॉब लगना और अर्निंग होना एक ही बात है। तो इसमें 10th और 11th हाउस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप नौकरी करते हो तभी भी आप पैसे के लिए नौकरी करने जाते हो, मीन्स यू गो फॉर अर्निंग, आप चाहते हो आपको पैसे मिले, या कोई बिजनेस करते हो तभी भी पैसे के लिए आप करते हो। तो कुंडली का 10वां भाव प्रोफेशन का भाव होता है और 11वां भाव अर्निंग का भाव होता है। तो जब भी कोई भी जॉब लगेगा या आपका कोई भी बिजनेस आप शुरू करोगे तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज हो जाते हैं, 10th एंड 11th। अब एलिजिबल दशा और ट्रांजिट का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं और इसे नोट कर लें और अपनी कुंडलियों पर लगाएं, ये बिल्कुल लगेगा। यदि किसी की कुंडली में नहीं लग रहा है तो इसका मतलब वो ठीक से नहीं लगा रहा। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पर थ्योरी वो बिल्कुल करेक्ट है, और मैं कितनी ही कुंडलियों पर लगाया है, हर कुंडली पर ये सटीक बैठने वाली है। फर्स्ट वन, फॉर जॉब दशा ऑफ ए प्लेनेट रिलेटेड टू। कौन कौन भावों से रिलेटेड प्लेनेट की दशा में जॉब लगता है? तो इसमें पहला भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। इन D1 चार्ट आपके बर्थ कुंडली के अंदर इन सभी भावों की दशाओं में जॉब लग सकता है। दूसरा, अंतरदशा शुड बी, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेनली अंतरदशा है। अंतरदशा शुड बी रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, यहाँ पर ये 11 छूट गया है, ऑफ दशमांश कुंडली। तो D10 चार्ट के भी इन्हीं भावों की अंतरदशाओं में भी नेटिव का जॉब लग सकता है। तो जॉब के लिए जो दशाएं क्वालिफाई होती है उन्हें आप नोट कर लें। ये टोटल 5 दशाएं D1 चार्ट में, और वही 5 बल्कि 6 दशाएं D10 चार्ट के अंदर आपकी अप्लाई होंगी। D1 चार्ट में पहला भाव, दूसरा भाव, छठा, 10वां, 11वां, और D10 दशमांश मीन्स D10 उसके अंदर पहला भाव, दूसरा भाव, छठा, 7वां, 10वां, यहाँ 7वां भाव भी इन्वॉल्व हो गया है। अब ट्रांजिट रूल यहाँ पर मैं बताऊंगा। अब इन भावों का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। सबसे पहले क्यों मैंने ये भाव लिए हैं। तो पहला भाव आपका लग्न होता है। एक इंसान की जिंदगी के सभी इवेंट उसकी लग्न लॉर्ड की दशा में हो सकते हैं। सभी इवेंट, आपकी मैरिज भी लग्न लॉर्ड की दशा में हो सकती है, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चे भी लग्न लॉर्ड की दशा में हो सकते हैं। लग्न को आप किसी भी भाव से अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे जो दूसरा भाव है ये आपका धन लाभ प्राप्ति का भाव होता है, धन भाव। तो जब भी आपका जॉब लगेगा आपकी धन की अर्निंग होगी। तो सेकंड लॉर्ड की दशा में धन की अर्निंग होती है, तो जॉब के लिए जरूरी है। छठा भाव एक्चुअल में होता है आपका सर्विस का, सेवा का भाव होता है। तो जब हम नौकरी करते हैं तो हम किसी न किसी के अंडर में सेवा करते हैं, किसी न किसी व्यक्ति की सेवा करते हैं, इसलिए 6th हाउस इन्वॉल्व होता है। 10वां भाव
ये आपका प्रोफेशन का है, आजीविका का भाव है। तो आजीविका, चाहे आप नौकरी करें चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, तो वो 10th हाउस इन्वॉल्व होता है। और 11th हाउस होता है लाभ भाव, अर्निंग भाव। आप जो अर्न करेंगे, पैसा आपको मिलेगा, उसके लिए 11th भाव है। तो ये सभी भाव इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये दशाएं बताई। अब इसके अंदर हम ट्रांजिट रूल की बात करेंगे। मैंने सभी भाव बता दिए किस लिए जरूरी है। जब हम बिजनेस करते हैं तो 6th भाव की जगह 7वां भाव आ जाता है, ये ध्यान रखना है। बिजनेस के लिए जो भाव होता है, पहला, दूसरा, 7वां, 10वां, 11वां। आप कहेंगे 7वां क्यों आया? क्योंकि बिजनेस में 7th हाउस, जो भी आप रिटेल काम करते हैं, डे टू डे जो अर्निंग करते हैं, उसमें 7th हाउस इन्वॉल्व होता है। और जो कोई भी बिजनेस करो उसमें डे टू डे अर्निंग होती है। बिजनेस में सैलरी नहीं मिलती, आप रोजाना कमाएंगे, कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं, आपका डेली कुछ ना कुछ अर्निंग होगी। तो वहाँ पे 6th हाउस नहीं आता बिजनेस में। कुछ एक बिजनेस में 6th हाउस आता है, पर इन जनरल बिजनेस में छठे भाव को आप 7वें भाव से रिप्लेस कर देंगे। पार्टनरशिप का भी भाव है। बिजनेस में किसी न किसी तरीके की पार्टनरशिप भी जरूर होती है, चाहे आप वो काम पार्टनरशिप में कर रहे हो या आपका काम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो। इसलिए 7वां भाव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ट्रांजिट रूल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा आगे कुंडली में। अब वीडियो छोड़कर ना जाए, एंड तक जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। ट्रांजिट रूल में ये होगा, देखिए जो 2 इंपॉर्टेंट भाव हैं वो है 11वां भाव और लग्न। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जो अर्निंग से रिलेट कर रहा हूं मैं इसको, जॉब करें चाहे बिजनेस करें, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बगैर पैसे के तो कोई जॉब करेगा नहीं। इसलिए 11वां भाव जरूरी है और लग्न जरूरी है। तो ट्रांजिट के जो रूल हैं वो 11वें भाव के लॉर्ड और लग्न लॉर्ड से रिलेटेड रूल है। यहाँ पर अलग अलग केसेस में अलग अलग ट्रांजिट लगाते हैं, मगर जब आपको पहली कमाई होगी तो 11वें भाव का जो लॉर्ड है, स्वामी, उसको हमें ट्रांजिट में देखना है और लग्न लॉर्ड को देखना है। 2 प्लेनेट को ट्रांजिट में देखना है, आप नोट कर लें, 11th लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड। अब रूल क्या है? 11th लॉर्ड ट्रांजिट करे लग्न पर या लग्न को प्रभावित करे। आपकी कुंडली का जो भी एकादशेष है ट्रांजिट वाला, ट्रांजिट में वो लग्न लॉर्ड वो लग्न को इन्फ्लुएंस करे। लग्न को नहीं कर रहा है तो 11th लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंस लग्न लॉर्ड, आपके लग्न इसको प्रभावित करे एस्पेक्ट से या उसके ऊपर ट्रांजिट करे। तो ये दूसरा कॉम्बिनेशन है। तो 11th लॉर्ड के 2 कॉम्बिनेशन बताए, वो या तो लग्न के ऊपर ट्रांजिट करे, लग्न को इन्फ्लुएंस करे, या लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट करे या उसे इन्फ्लुएंस करे। अब आ जाते हैं लग्न लॉर्ड का ट्रांजिट। लग्न लॉर्ड 11th हाउस को इन्फ्लुएंस करे या लग्न लॉर्ड 11th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करे, तो मतलब ये दोनों के 4 कॉम्बिनेशन हो गए। एक लग्न लॉर्ड है और एक 11th लॉर्ड है। तो 11th लॉर्ड या तो लग्न को इन्फ्लुएंस कर जाए या लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर जाए, या लग्न लॉर्ड 11th हाउस या 11th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर जाए। ये 4 कॉम्बिनेशन है। 5वां कॉम्बिनेशन, लग्न लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों एक दूसरे को गोचर या ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस करें। अभी तक हम जो देख रहे थे उनमें क्या कर रहे थे हम, एक तो था आपका ट्रांजिट वाला 11th लॉर्ड इन ट्रांजिट, और वो इन्फ्लुएंस किसको कर रहा है? लग्न को। या 11th लॉर्ड जो ट्रांजिट वाला है वो आपके कुंडली के लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये लग्न लॉर्ड जो है कुंडली का लग्न लॉर्ड है, जहाँ पे भी बैठा हुआ है उसे। और ऐसे ही लग्न लॉर्ड इन ट्रांजिट इन्फ्लुएंस कर रहा है 11th हाउस को या 11th हाउस के लॉर्ड को। और जो 5वां ई कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका जो लग्न लॉर्ड है कुंडली का, वो आपके 11वें भाव के लॉर्ड को, दोनों ही ट्रांजिट में एक दूसरे को प्रभावित करें, एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे के साथ ट्रांजिट करें, तभी भी नेटिव को फर्स्ट अर्निंग आ जाएगी, अर्निंग की शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट, सेम रूल कैन ऑल्सो बी अप्लाइड बाई रिप्लेसिंग 11th हाउस बाई 10th हाउस। अब 11वें भाव की जगह आप 10वां भाव भी ले सकते हो, तब उसका फर्स्ट जॉब लगेगा। तो आप लग्न और 11वें भाव की जगह अब लग्न और 10वें भाव को ले लो। सेम कॉम्बिनेशन, यदि जहां मैंने 11 लिखा है उसकी जगह मैं 10 ले लूंगा, तभी भी ये कॉम्बिनेशन चल जाएगा। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत लोगों को डाउट क्रिएट हो गया होगा। आप लग्न लॉर्ड और 11th लॉर्ड को देखें, वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, 5 तरीके से कर सकते हैं, वो मैं बता चुका हूँ। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ये है कि आप 11th लॉर्ड की जगह 10th लॉर्ड ले लो, तो होगा क्या? 10th लॉर्ड लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, 10th लॉर्ड लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या लग्न लॉर्ड 10th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, लग्न लॉर्ड 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या
लग्न लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड दोनों एक दूसरे को ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तब उस नेटिव का जॉब लग जाएगा। अब जॉब लगने और अर्निंग में केवल 1 महीने का अंतर होता है, क्योंकि सैलरी 1 महीने के बाद जनरली मिलती है। हम सपोज 10th को ज्वाइन कर रहे हैं तो 30th को फर्स्ट अर्निंग होगी, तो फर्स्ट अर्निंग और उसमें ट्रांजिट की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा चेंज होता नहीं है। इसलिए दोनों ही सूत्रों में से एक सूत्र आपका जरूर लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। या तो अर्निंग वाला सूत्र लगेगा या आपका 10th हाउस वाला सूत्र लगेगा फर्स्ट प्रोफेशन का। फॉर बिजनेस 6th हाउस दशा कैन बी रिप्लेस बाई 7th हाउस, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यदि पर्सन नौकरी करेगा तो दशा होगी पहले भाव की, दूसरे भाव की, छठे भाव की, 10वें भाव की, 11वें भाव की। मगर वो बिजनेस करेगा तो यहाँ पे 6th हाउस को आप रिप्लेस कर दीजिए 7th हाउस से, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये मैंने एक कुंडली ली है आपको एग्जाम्पल बताने के लिए। बहुत लोगों को एग्जाम्पल में बगैर एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने कुंडली लिया है इस नेटिव की। 30 मार्च 1997, 6:38 का जन्म है। PM गलत लिखा हुआ है, AM है, ध्यान रखना, इसको करेक्ट कर लेना। और दिल्ली का बर्थ है 30 मार्च 1997, 6:38 AM दिल्ली। ये इनकी पाइसेस लगने की कुंडली है। जॉब लगा है इनका 15 अक्टूबर 2023 को, 15 अक्टूबर 2023 को अर्निंग होगी, मतलब इनको 15 डे की सैलरी मिली, तो 15 अक्टूबर 2023 को। तो हम देखते हैं 15 अक्टूबर 2023 को मैं यहाँ पर दशा जो इस कुंडली के अंदर जो एलिजिबल दशा है, देखिए कौन कौन सी दशा है। मैं इसकी टाइमिंग कर रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा कितने आसानी से टाइमिंग कर सकते हैं कि किस पर्सन को कब पहली सैलरी मिलेगी। तो मैंने अभी पीछे लिखा था, क्योंकि ये जॉब लगा है तो जॉब के केस में आपका फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड की दशाएं एलिजिबल होती हैं। अब इसका फर्स्ट लॉर्ड मतलब लग्न लॉर्ड देखिए जुपिटर हो गया, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इसके बाद 6th लॉर्ड इनका सूर्य हो गया, सन, ये लिख दिया मैंने। सेकंड लॉर्ड इनका मार्स है, वो लिख दिया मैंने, मार्स। और इनका जो 10th लॉर्ड है वो भी जुपिटर ही है, तो वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। और 11th लॉर्ड सैटर्न है। तो ये 5 ग्रहों की 4 ग्रह हो गए, इनकी दशाओं में इस नेटिव की फर्स्ट सैलरी मिलेगी। यदि मैं D10 चार्ट में, ये दशमान चार्ट लगा हुआ है बगल में, इसमें जाता हूं तो फर्स्ट लॉर्ड मरकरी हो गया, देखिए लिखा हुआ है मैंने। इसके बाद इनका 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड मार्स है, वो लिख दिया मैंने। और इसके बाद इनका जो 10th लॉर्ड है वो जुपिटर है, तो वो भी मैंने लिख दिया। सेकंड लॉर्ड मून है, वो यहाँ पर मिस हो गया है, तो इनकी दशा में इसको फर्स्ट अर्निंग हो जाती है। तो 4-5 प्लैनेट की दशाएं हो गई, तो 4-5 प्लैनेट एलिजिबल होते हैं, ध्यान रखना। आप कह सकते हो ये तो बहुत सारे हो गए, अब बहुत सारे ही एलिजिबल होते हैं जॉब के लिए। सारे ही भाव इंपॉर्टेंट है, इन सभी भावों के केस में जॉब लग सकता है एक नेटिव का। यहाँ पर फिर मैंने ये दशाएं देखी, तो जो मैंने बताया इनकी जो जॉब लगी है वो अर्निंग हुई है इनको 15 अक्टूबर 2023 को। तो यहाँ पर ये दशाएं देखिए 15 अक्टूबर 2023 को इनकी जो दशा थी वीनस की, और अंतरदशा जुपिटर की थी, वीनस जुपिटर। तो यहाँ पर देखिए नेटिव गॉड जॉब ऑन 15 अक्टूबर 2023। ये एक्चुअली इनको सैलरी मिली है, ध्यान रखना। मिड ऑफ मंथ जनरली मिलती नहीं है, पर इनको मिली किसी वजह से, तो 15 अक्टूबर को इनको फर्स्ट सैलरी मिली। तो वो वीनस जुपिटर में मिली है। तो देखिए जुपिटर यहाँ पर देखिए एलिजिबल था, मैं पहले ही बता चुका हूँ दोनों केसेस में। यदि आप दशमांश चार्ट से देखते हैं तभी भी जुपिटर एलिजिबल था। ये तो दशमांश चार्ट से जुपिटर एलिजिबल हो रहा है, और ये आपका D1 चार्ट से एलिजिबल होता है। तो जुपिटर की अंतरदशा में इनका जॉब लगा। नेटिव गॉड जॉब ऑन 15/10/2022 वीनस जुपिटर मीन्स 10th लॉर्ड इन बोथ D1 एंड D10। तो देखिए दशा इसको जस्टिफाई कर रही है। अब मैं ट्रांजिट रूल लगाता हूँ आपके सामने, जो मैंने आपको समझाए थे उन्हें ध्यान से समझिए। ट्रांजिट रूल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट देखना है आप ध्यान से समझिए। 11th लॉर्ड यहाँ पर हो गया शनि, सैटर्न, और लग्न लॉर्ड है जुपिटर, इन दोनों का ट्रांजिट देखना है। अब जब 15 अक्टूबर को इनका जॉब लगा तो शनि ट्रांजिट कर रहा था 11 हाउस के अंदर, ध्यान से समझिएगा 11 हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। मगर ये 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, 12th हाउस में, सॉरी 11 साइन के अंदर। रेट्रोग्रेड है तो इसका एस्पेक्ट हम 10th से कंसीडर करेंगे इसको। जब रेट्रोग्रेड होता है तो एक हाउस पीछे से करेंगे। तो 10 साइन में आ गया तो देखिए लग्न लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है, कंडीशन फुलफिल हो गई।
लग्न लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है, ये लग्न लॉर्ड जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है। साथ ही साथ यदि मैं उसको यहाँ से देखता हूँ तो लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो जो आपका 11th लॉर्ड है वो लग्न लॉर्ड और लग्न दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है एक साथ। ये परफेक्ट एग्जांपल हो गया। और ये 10th लॉर्ड को भी कर रहा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, जुपिटर 10th लॉर्ड भी है। तो 11th लॉर्ड इन ट्रांजिट यदि वो लग्न और लग्न लॉर्ड में से किसी को भी कर देता एक को, तो भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती। यहाँ पे दोनों को ही वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये आपका जुपिटर इज एक्चुअली द लग्न लॉर्ड, उसके ऊपर है, और ये आपका लग्न को भी यहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि 11th साइन में रेट्रोगेट है, वक्री है। तो वक्री जब ट्रांजिट में हो तो उसको एक घर पहले से हम देखेंगे। तो आपके 11th लॉर्ड ने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब मैं लग्न लॉर्ड को भी देखूंगा। लग्न लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर उस वक्त पर ट्रांजिट कर रहा था 1 साइन में, और वो भी वक्री ही था। 1 साइन के अंदर वक्री है जुपिटर। तो 1 साइन में वक्री है, तो जुपिटर 1 साइन में वक्री होकर वो यहां पर आ गया 12 साइन में। तो अब ध्यान से देखिए, जो लग्न लॉर्ड है वो 12 साइन में शनि बैठा हुआ है, तो सैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, शनि को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो जो लग्न लॉर्ड है इट इज ट्रांजिटिंग ओवर 11th लॉर्ड। लग्न लॉर्ड 11th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अभी लग्न लॉर्ड को मैं 1 साइन से देखूं, अभी ध्यान से आप देखिए। तो 1 साइन से आप काउंट करोगे तो वो 10th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। 10th हाउस से भी ले सकते हो आप, 10th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पर। और वो आपका 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कोई बात नहीं। लग्न लॉर्ड 10th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ट्रांजिट में चले जाओगे तो वो एक्चुअली सैटर्न 11th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड मोशन में है। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि ट्रांजिट का मैंने रूल बताया था आपको। जब फर्स्ट टर्निंग होती है नेटिव की, तो फर्स्ट वन क्या लेना है आपको, लेना है 2 प्लेनेट चूज करने हैं। एक आपको 11th लॉर्ड चूज करना है, एक लग्न लॉर्ड चूज करना है। तो 11th लॉर्ड मैंने जुपिटर, ये 11th लॉर्ड सैटर्न ले लिया, लग्न लॉर्ड जुपिटर ले लिया। अब 11th लॉर्ड का ट्रांजिट देखूंगा, वो 11th साइन में वक्री होकर ट्रांजिट कर रहा है। तो वक्री हो गया तो वो 10 साइन से उसको देखेंगे। तो यहाँ से वो लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहा है और लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। तो 11th लॉर्ड ने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। लग्न लॉर्ड जुपिटर यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है 1 साइन में, तो उसको क्योंकि वो भी वक्री है तो उसको 12 साइन से हम देखेंगे। तो 12 साइन से देखेंगे तो वो 11th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो उसने बी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। अब देखिए, ये जुपिटर ट्रांजिट में भी ध्यान से रखिएगा, ट्रांजिट का जो सैटर्न है वो यहाँ पे रेट्रोग्रेड मोशन में और जुपिटर यहाँ पे है। तो ट्रांजिट का सैटर्न ट्रांजिट के जुपिटर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ये कई सारी कंडीशंस एक्चुअली अप्लाई हो रही हैं एक साथ, मगर इनमें से कोई एक भी अप्लाई हो जाती है, ध्यान रखना है, तभी भी नेटिव की अर्निंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बताया 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब 3-4 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तभी भी नेटिव की अर्निंग होगी। तो अर्निंग के केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया है किस तरीके से। अब मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँगा और भी दशा सिस्टम, जेमिनी और योगिनी दशा सिस्टम क्या कहती है। 15 अक्टूबर को इनको अर्निंग हुई, तो 15 अक्टूबर को ये योगिनी दशा ले रखी है मैंने। तो योगिनी दशा लेता हूँ मैं 15 अक्टूबर को, तो ये यहाँ पर 2023, तो ये 2023 को धान्या चल रही थी। धान्या एक्चुअली जुपिटर की होती है दशा, और अंतरदशा भी जुपिटर की थी। तो देख लीजिए सेटिस्फाई हो रहा है। 10th लॉर्ड की अंतरदशा है, ये D1 का भी 10th लॉर्ड है और D10 का भी 10th लॉर्ड है। तो ये योगिनी दशा भी इसको जस्टिफाई कर रही है, वहाँ से भी मैंने चेक कर लिया। अब मैं जेमिनी में भी चेक करने की कोशिश करूँगा। योगिनी मैंने बता दिया। जेमिनी दशा है कैंसर और जेमिनाइन की। कैंसर मतलब कर्क और जेमिनाइन मीन्स मिथुन की। तो यहाँ पर मैं जेमिनी में देखता हूँ, मैंने एक कारकांश लग्न मार्क की हुई है, ये उपपद लग्न मार्क की हुई है, यहाँ पर अमात्य कारक मार्क किया हुआ है, क्योंकि प्रोफेशन के केस में अमात्य कारक इंपॉर्टेंट होता है, और ये पद लग्न मार्क की हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें यदि हम देखते हैं सबसे पहले कैंसर साइन इसकी दशा है। तो कैंसर देखिए आप ध्यान से 4 साइन अमात्य कारक को एस्पेक्ट कर रहा है, 4 साइन अमात्य कारक को एस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि 4 साइन आपका मूवेबल या चर राशि है और अमात्य कारक स्थिर राशि में है। तो ये अमात्य कारक को जो दशा राशि है वो अमात्य कारक को एस्पेक्ट कर रही है। इसी तरीके से
यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये दूसरी जो अंतरदशा है वो है जेमिनाइन की। ये जेमिनाइन की अंतरदशा है 3 साइन की, वो 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रही है। सभी द्विस्वभाव राशियां एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं, तो ये अंतरदशा भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इस तरीके से जेमिनी के बेसिस पर भी ये इनका जो फर्स्ट अर्निंग है वो जस्टिफाई हो रही है, या फर्स्ट जॉब जस्टिफाई हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी नेटिव की फर्स्ट जॉब कब लगेगी या उसको फर्स्ट अर्निंग कब होगी वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये ज्योतिष सूत्र हैं, आप भी अपनी कुंडलियों पर लगाएं। आपको कुंडलियों में लगाने में जो भी आपके रिजल्ट आते हैं उनको पॉजिटिव वे में कमेंट बॉक्स में भेजें। आप जो भी चीज़ मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ उसे क्रिटिसाइज़ करने की बजाय पॉजिटिव वे में आप देखें, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको डिफरेंट हम इवेंट्स को किस तरीके से टाइम कर सकते हैं वो बताना है। मैंने इस इवेंट को टाइम किया था ऑलरेडी एडवांस में, और एडवांस में मैंने टाइम किया था इन द एंड ऑफ अक्टूबर, पर 15 अक्टूबर को भी यदि इतना भी एक्यूरेट आ जाता है, 1-2 महीने आगे पीछे भी आ जाता है, तो प्रेडिक्शन के केस में आप उसे एक्यूरेट ही मानकर चलें। उम्मीद है आपको एक थ्योरी समझ में आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को। अब मैं कमिंग वीडियोस में कब आपका किसी भी नेटिव का प्रमोशन होगा, कब ट्रांसफ़र होगा, उससे रिलेटेड मैं कंसेप्ट लेकर आऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।